Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning बेटा, good morning. Good morning, good morning. हमारा चैप्टर चला था चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट एसी। क्या क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर में? हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली थी। अब इस चैप्टर के एंडिंग में चल रहे हैं हम लोग। स्टार्टिंग करा था हम लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर में करंट से कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी तीन वैल्यूज मेन है। फर्स्ट वैल्यू पीक वैल्यू, सेकंड वैल्यू इज आरएमएस वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू इज एवरेज वैल्यू। पीक वैल्यू होती है आई नॉट, आरएमएस वैल्यू होती है आई नॉट बाई √2 और एवरेज वैल्यू होती है 2 आई नॉट अपॉन पाई, जिसको 0.637 आई नॉट लिखते हैं। क्लियर? देन उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सर्किट्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, उनके बारे में एनालिसिस करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट किया था ओनली आर, कि अगर आप लोगों के पास रजिस्टर ही कनेक्ट है तो उसके लिए वीआई कर्व में वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने एल पढ़ा, इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल में देखा कि जो वोल्टेज है वो था V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दैट मीन्स करंट लैग करता है इन इंडक्टर कॉइल। फिर थर्ड देखा हम लोगों ने ओनली सी, उसमें देखा V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दैट मीन्स करंट लीड करता है वोल्टेज से एट द पाई बाई 2 एंगल। क्लियर? देन उसके बाद हम लोगों ने आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ा। सीरीज एलसीआर सर्किट, आरएलसी सर्किट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं उसको। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लें तो फेजर डायग्राम में हम लोगों ने कंडीशन देखी थी कि रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज था V इक्वल्स टू √VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, जिससे इंपिडेंस की वैल्यू आई थी Z इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। एंड थर्ड था उसमें इंपिडेंस के बाद में कि फेज एंगल कितना होगा। तो फेज एंगल आया था tan फाई इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R, ये फेज एंगल था। फिर रेजोनेंस कंडीशन आती है। रेजोनेंस कंडीशन कब होती है? जब सर्किट में करंट को मैक्सिमम करना हो। तो आई मैक्सिमाइज जब करेंगे तो हमारा इंपिडेंस मिनिमम होना चाहिए। और इंपिडेंस Z इक्वल्स टू R कब होगा? जब XL और XC की वैल्यू इक्वल होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, XL इक्वल्स टू XC। क्लियर? देन उसके बाद फिर लास्ट कहानी थी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली थी। तो FR इक्वल्स टू 1/2 पाई √LC। ये काम हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो आरएलसी सर्किट है ये स्टैंडर्ड सर्किट है, इससे कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो उसका मैं आइडिया देता हूं आप लोगों को। देखो, ये आरएलसी सर्किट है। अब इसमें पेयर अप कर लो। ये आप लोगों के जेई नीट वहां पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। कौन सा? कि फर्स्ट है, देखो अगर आरएल कर ले अगर हम लोग। सेकंड कौन सा? कि अगर हम लोग आरसी कर ले। थर्ड कौन सा? कि सर अगर एलसी का कॉम्बिनेशन कर ले। देखो तो तीनों में क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या फॉर्मूले थे? देखो V इक्वल्स टू लिखा था सबसे पहले VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। बताओ VC होगा क्या? है ही नहीं कैपेसिटर, तो जीरो। तो ये जीरो होते ही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V इक्वल्स टू √VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया। इंपिडेंस लिखना है तो वही VC जीरो हुआ तो XC भी जीरो होगा। तो √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर होता है, ये XC जीरो हो गया। तो Z कितना बच गया? √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया, ये सेकंड आ गया। थर्ड फेज एंगल लिखते थे। फेज एंगल था tan फाई इक्वल्स टू XL माइनस XC ओवर R, ये XC जीरो हो गया। तो tan फाई कितना बच गया? फेज एंगल tan फाई बच गया XL ओवर R। देखो कितनी इजी कहानी हो गई। क्लियर है ना? लिख सकते हो आरएल सर्किट के लिए, बिल्कुल इजी है। अब अगर आरसी सर्किट की बात करें तो आरसी में क्या हो जाएगा? सेम बेटा वही कहानी, इस बार L जीरो हो जाएगा। तो बताओ वोल्टेज कितना आएगा इसका? VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। सेम XL जीरो हो जाएगा
तो z की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। देन थर्ड बच जाएगा यहाँ पर tan फाई, ये tan फाई कितना होगा, एक्सएल 0 हो गया तो एक्सी अपॉन आर। देखो ये तो मॉड लगा हुआ था यहाँ पर, तो कुछ भी है, बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट हो जाएगा एलसी सर्किट। अब एलसी सर्किट हो गया, सोचो तो एलसी सर्किट होते वी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी इस बार, तो v कितना होगा, VL माइनस VC होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो v आ जाएगा VL माइनस VC, अंडर रूट लगा दो। क्लियर। फिर z निकालना है हमको, तो z इक्वल्स टू क्या आएगा, वही XL माइनस XC होल स्क्वायर, कट जाएगा तो z आ जाएगा XL माइनस XC। देन tan फाई कितना होगा, XL माइनस XC, यही बचता है ऊपर, और r की वैल्यू क्या आती है 0, तो r 0 होते ही tan फाई कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। इसका फेज एंगल निकलेगा ही नहीं। मतलब एलसी सर्किट होता है, इस एलसी सर्किट में tan फाई इंफिनिटी आ रहा है, मतलब करंट जो होगा कंटिन्यू एक लूप में घूमता जाएगा, कंटिन्यू लूप में एक रोटेट होता जाएगा tan फाई इंफिनिटी होने की वजह से। एलसी सर्किट हो गया, ऑसिलेशन होगा उसका, एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं उसको। एलसी ऑसिलेशन में tan फाई की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। देखो कितना इजी हो गया, क्लियर है ना। तो ऐसे टॉपिक्स हैं वो ध्यान रखने हैं, सीबीएसई में नहीं इंक्लूडेड है ये वाला पार्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके, तो ध्यान रखने चाहिए आप लोगों को। ले लो उसका स्क्रीनशॉट। ले लिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि पावर कितना होगा, पावर P। अब बताओ पावर क्या होता है। पावर आप लोगों को सबको पता है कि सर रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वही पावर है। रेट को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/T, 1/T ऑफ के लिए बॉड मास का ऑफ, डूइंग वर्क, तो P इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो गया, W/T हो गया। अब मुझे पावर निकालनी है, बताओ पावर निकालने के क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। कैसे निकाल सकते हैं, वही कहानी पूरी की पूरी कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। बताओगे कोई मुझे वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या, नहीं याद है। आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने V इंटू आई वाले फॉर्मूले लिखा था पावर निकालते वक्त, आया है हम लोगों को। तो देखना V और I की वैल्यू लिखनी है हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे हम लोग, V इंटू बोलो बोलो V इंटू I, ठीक है ना। तो देखो वैल्यू क्या लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट क्या होगा, W इक्वल्स टू वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक जो सेकंड चैप्टर में लिखा था W अपॉन Q, तो V इंटू Q। जितने भी वर्ड निकलते हैं सब इसी से निकलते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू V इंटू Q, ठीक है। अब हम लोगों को इस Q को चेंज करना है, तो Q को चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो I इक्वल्स टू dQ अपॉन dt होता है। तो अगर मुझे यहां पर चेंज करना है तो स्मॉल वर्डन कितना होगा, देयरफॉर फॉर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, dw इक्वल्स टू v इंटू डी क्यू। इस dq की जगह लिख देंगे क्या हम लोग, कितना, v इंटू आई इंटू डी टी। वैल्यू लिख लो कितनी आ जाएगी इससे, v की वैल्यू कितनी होती है, AC करंट है तो v नॉट साइन ओमेगा टी, ये v की वैल्यू होती है। I की वैल्यू कितनी होती है बेटा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये प्लस फाइव कहीं पर माइनस पाई/2 होता है L के लिए, और प्लस पाई/2 होता है C के लिए, और 0 होता है R के लिए, साथ में dt। ये चल गया। देखो v नॉट और I नॉट पीक वैल्यू है, बाहर ले ले तो कितना बच जाएगा, v नॉट
आई नॉट, अंदर बच गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। अब इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट है तो क्या आएगा, ऑन इंटीग्रेशन। बताओ स्टार्टिंग लिमिट क्या आएगी, 0 टू w 1 डॉट डी डब्ल्यू, ये v नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा, पीछे बच गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और लिमिट क्या चलेगी बताओ, यहां dt है तो dt की लिमिट क्या चलेगी, टाइम की लिमिट, और टाइम कितना होता है, कंप्लीट टाइम, 0 इनिशियल, जब कंप्लीट वर्क डन हो जाएगा तो एसी साइकिल का कंप्लीट टाइम हो जाएगा t। अब इसको सॉल्व करना है, क्या मल्टीप्लाई में साइन फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो कैसे करते हैं बेटा, एडिशन में लेके आना पड़ता है या सब्ट्रैक्शन में लेके आना पड़ता है, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, देखो 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा करते ही दिमाग चला होगा आप लोगों का सबका, क्या कि सर 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। बायो वालों को घबराने की बात ही नहीं है, बायो वालों को यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखने की जरूरत है, ठीक है ना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेटा मैथमेटिक्स की है, मैथमेटिक्स वाले सॉल्व कर सकते हैं, बायो वालों को इतने टफ फॉर्मूले आगे तक काम नहीं आते हैं, इसलिए डायरेक्ट ध्यान रखो कि 1 डॉट डी डब्ल्यू क्या होता है, 1 डॉट डी डब्ल्यू, डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू w इक्वल्स टू v नॉट आई नॉट बाई 2, और ये जो पूरी टर्म है ना, इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो पूरे सॉल्व करने पर आएगी वैल्यू cos फाइव और dt का क्या हो जाएगा t, तो देखो dt का हो जाएगा t और लिमिट चलेगी 0 टू t, तो क्या आएगा वर्क डन w इक्वल्स टू v नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाइव और मल्टीप्लाई बाई t। क्लियर है, इस t को नीचे भेज दे तो w अपॉन टी इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट, इस 2 को लिख सकता हूं क्या मैं, √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये w बाई टी कितना होता है, प्रेशर, सॉरी पावर, और यही पावर आप लोगों का आंसर निकालना है हम लोगों को, तो पावर कितना आ गया, v नॉट बाई √2 कितना होता है, v RMS, आई नॉट बाई √2 कितना होता है, आई RMS, और cos फाइव, तो पावर आ गया हमारे पास v RMS, आई RMS, cos फाइव। क्लियर है, देखो कितना इजी है। तो पावर जो है ना रेट ऑफ डूइंग वर्क है, और वर्क डन का फॉर्मूला 2 ही है पूरे सिलेबस में। 11th क्लास में भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से सारी वैल्यूज निकाल दी थी हम लोगों ने, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, सारी की सारी एनर्जी जब मतलब वर्क डन। यहां पर भी हम लोगों को वर्क डन निकालना था, सेकंड चैप्टर में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या करा, वर्क डन निकाला। अब यहां पर भी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन के 2 ही फॉर्मूले होते हैं, v इंटू क्यू से इसको सॉल्व करा, q की जगह आई डॉट डी टी, और ये सॉल्व कर लिया पूरा, तो आंसर आ गया v RMS आई RMS cos फाइव। क्लियर, एनी डाउट, ले लो उसका स्क्रीनशॉट एक बार, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, डन। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर बचता है लास्ट टॉपिक आप लोगों का, वो आता है ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर है क्या, क्या काम करता है, और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर है क्या, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है भाई। क्या काम करती है डिवाइस, कि जो भी आप लोगों के पास में हाई वोल्टेज करंट है उसको लो वोल्टेज करंट में या लो को हाई में कन्वर्ट करना है, तो वो डिवाइस जो है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग,
It is a device. Transformer is a device which converts low voltage high current into high voltage low current and वाइस वर्सा। क्या लिखा हुआ है ये? देखो, घरों में हाई करंट आ गया, जितने भी हाउस होल्ड सर्किट्स है, कॉमर्शियल सर्किट्स है, क्या होता है, मेंटेन करना पड़ेगा। तो हाई करंट को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? उसका वोल्टेज कम करके। तो हाई करंट को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? लो वोल्टेज करके। तो ये पेयर अप है, याद रखना। सेम, अगर करंट कम आ रहा है, तो करंट कम आ रहा तो क्या करेंगे? वोल्टेज बढ़ा दो उसका। तो लो करंट है तो क्या करना पड़ेगा? हाई वोल्टेज। आ रहा है समझ में? तो अगर केवल वोल्टेज से लिखना है तो लो टू वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्ट करने की डिवाइस है ट्रांसफार्मर। लेकिन करंट को इंक्लूड करना है तो सोचना पड़ेगा आपको कि अच्छा वोल्टेज हाई चाहिए मुझे, तो वोल्टेज हाई आ गया मेरा, तो मैं कैसे कंट्रोल करूं उसको, वोल्टेज हाई को? तो मुझे करंट को लो करना पड़ेगा। अगर मेरे पास लो वोल्टेज है और मुझे इसको ट्रांसमिट करना है, लो करंट की वजह से मुझे वोल्टेज चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? उसको हाई करंट कर दूंगा। तो एक पेयर चलेगा, लो वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है। कैसे करती है? उसके टाइप्स होंगे। तो नेक्स्ट टाइप्स हैं बेटा, इसमें 2 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर? देखो, ये कॉइल है, तो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स होती है उसमें कॉन्सेप्ट चलता है कौन सा? म्यूचुअल इंडक्शन का। कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर बेस्ड हो गया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये म्यूचुअल इंडक्शन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखा है। क्या कि एक कॉइल को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें एसी सप्लाई से तो दूसरी कॉइल में भी पावर जनरेट हो जाएगा। अब ये स्टेप अप करना है, मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स है इन प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल। क्या लिखेंगे? इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। देखो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े हुए दिख रहे हैं आपको सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी, मतलब क्या होगा कि यहां सप्लाई आएगी तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो लो वोल्टेज जो होगा, लो वोल्टेज इसको क्या कन्वर्ट कर देगा? हाई वोल्टेज में। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने की डिवाइस है, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है? कैसे करते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्या होगा? ये आपके पास में फिर एसी सप्लाई है, कनेक्ट कर दिया, म्यूचुअल इंडक्शन से इसकी कम कर दी कॉइल्स के टर्न्स। देखो कॉइल्स के टर्न्स कम कर दिए। तो अब क्या हुआ कि प्राइमरी कॉइल एनपी, सेकेंडरी कॉइल एनएस। तो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, देन it will convert high voltage into low voltage, then that device is known as step down transformer. Clear? तो ट्रांसफॉर्मर डिवाइस है लो टू हाई, हाई टू लो। अब वो लो टू हाई करना है स्टेप अप, हाई टू लो करना है स्टेप डाउन। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब यहां पर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से वर्किंग आती है कि वर्किंग क्या आएगी। तो नेक्स्ट अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक बार ले लो उसका स्क्रीनशॉट, फिर वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग के वहां से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या होता है वो बता देता हूं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट? डन। अब हम लोग चल रहे हैं इसकी वर्किंग पर।
बहुत इजी क्वेश्चन आता है, पता नहीं बच्चे मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में, समझ ही नहीं आता है। इस बार ध्यान रखना भाई, आप लोगों का 70% रिड्यूस हो गया है, तो प्रैक्टिकल्स की टेंशन कम हो गई आप लोगों को। सेकंड चीज, कोर्स आप लोगों का जो है वो कम होने की वजह से कम पढ़ना पड़ रहा है, 70% ही पढ़ना पड़ रहा है। थर्ड चीज, न्यूमेरिकल्स आप लोगों के इस बार कम आने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स कम हो गए। जिस जिस चीज से आपको डर था ना, वो चीजें कम कर दी है आप लोगों की। बच्चों को डर लगता है अरे सर प्रैक्टिकल है, उसमें हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वहां टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो 1 महीना रहता है प्रैक्टिकल का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल एजुकेशन, क्लियर। वो प्रैक्टिकल आप लोगों का कम हो गया, तो टाइम बचा। फुल कोर्स पढ़ना था, वहां 70% पढ़ना पड़ रहा है, कम हो गया। थर्ड चीज, जहां आप लोगों को अपना 100% देना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, वहां न्यूमेरिकल्स पार्ट भी कम कर दिया, थियोरिटिकल बढ़ा दिया। सोचो तो कितना इजी कर दिया है। तो इस बार मार्क्स अच्छे आने चाहिए आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग। वर्किंग क्या होती है कि ये आप लोगों के पास में प्राइमरी कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट कर लिया है, यहां पर आउटपुट है। अब कैसे करेंगे, देखो वर्किंग क्या होती है। म्यूचुअल इंडक्शन है प्रिंसिपल। म्यूचुअल इंडक्शन को आप लोगों ने कहां पढ़ रखा है, 6th चैप्टर में, मतलब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए टॉपिक। ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मर कहां होना चाहिए था, म्यूचुअल इंडक्शन के साथ होना चाहिए था। क्या होगा कि प्राइमरी कॉइल में जब हम लोग एसी सप्लाई से करंट देंगे तो पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, करंट जो है वो ईएमएफ में करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो करेगा। म्यूचुअल इंडक्शन ना, तो इंडक्शन मतलब क्या होगा कि करंट को बढ़ने भी नहीं देगा, कम भी नहीं होने देगा, मेंटेन रखेगा। ये लाइन मैंने आपको 6th चैप्टर में भी बताई थी। तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कब, फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में क्या होगा, क्या करंट की वैल्यू डिक्रीज होना चालू हो गई, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज भी होने देगा, इस टाइम करंट को क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो करने देगा। मतलब फर्स्ट कॉइल जो है हमारी प्राइमरी कॉइल, उसमें करंट से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल का एरिया है या नहीं है, तो एरिया से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, फ्लो डायग्राम 6th चैप्टर याद आया, फ्लक्स। इस फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। और इस ईएमएफ की वैल्यू किससे निकालते हैं हम लोग, फेराडेज लॉ से, फेराडेज सेकंड लॉ से निकाल ले वैल्यू। यहां आउटपुट पर क्या जनरेट होना चाहिए, यहां आउटपुट जनरेट होना चाहिए हमारा ईएमएफ। तो कितना आएगा बेटा, देखो, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल ईएमएफ ईपी, कितना आता है ईएमएफ ईपी, एन d∅dt, लेंज लॉ लगा दे तो माइनस साइन। तो प्राइमरी के लिखना है तो प्राइमरी के लिए एनपी, ये डीपी, ये रहा देखो d∅p, ये इक्वेशन फर्स्ट। ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल देखें तो सेकेंडरी कॉइल क्या आएगा, ES इक्वल्स टू माइनस NS d∅s अपॉन dt। कितना आ जाएगा इससे, ये इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, डिवाइड कर दें। तो देखो इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से, क्या आएगी वैल्यू बेटा, EP अपॉन ES इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, NS अपॉन NP इक्वल्स टू phi-s अपॉन phi-p। देखो रेशो आ जाएगा, तीन का रेशो, इन तीनों का रेशो आ गया कि अगर आप लोगों को EP अपॉन ES, NS अपॉन NP और phi-s अपॉन phi-p दे दे वैल्यूज, तो हम लोग इसमें वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर में। दूसरी चीज क्या आती है, पावर। अब पावर क्या है, प्राइमरी की और पावर सेकेंडरी की क्या है, इक्वल है, सेम पावर जो जनरेट करता है। तो पावर क्या आ जाएगी, V, प्राइमरी की VP IP, सेकेंडरी क्या आ जाएगी VS IS। वैल्यू निकाल लो S की, तो VS अपॉन VP करें, इसको नीचे भेजेंगे तो IP अपॉन IS आ जाएगा। ठीक है,
तो फिर ध्यान रखना है आप लोगों को कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू कैसे निकालें हम लोग। तो इजी है, बहुत इजी है, कभी भी आप लोगों को टफ नहीं लगेगा ट्रांसफार्मर। बस याद रखना हमेशा आप लोगों को, यहां पर ES अपॉन EP चल रहा है भाई, हर बार सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। लेकिन करंट में वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है ना। तो EMF सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, फ्लक्स सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, बट करंट प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। उल्टा है, क्यों? क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होने से वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना, बस इसमें रेशियो पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना, जहां डाउट आए वहां पूछना। यह आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 7 है AC अल्टरनेटिंग करंट, ये आज कंप्लीट हो गया। कोई भी इसमें डाउट हो रिलेटेड पढ़ा करो बेटा, न्यूमेरिकल्स करने हैं आप लोगों को, जहां डाउट आता है वहां पूछा करो। यही हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में, बेस्ट सॉल्यूशन है यही। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कल करने वाले हैं। कल लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, वो स्टार्ट करेंगे। EM वेव्स क्या होती है, उसमें मैक्सवेल की इक्वेशंस कैसे यूज होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, वो हम लोग कल करने वाले हैं। ओके, गुड डे।